बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। मौसम खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां कैसा रहेगा मौसम का हाल, तापमान की स्थिति कैसी रहेगी, वायु गुणवत्ता का हाल कैसा रहेगा। लेकिन शुरुआत करेंगे आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की पहली बड़ी खबर पर, जहां केरल से है। कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का अंदेशा केरल में लगाया गया है। ये हुई बड़ी खबर पहली, और आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर में तमिलनाडु पुडुचेरी के बारे में बात करेंगे, जहां पर कहीं कहीं जमकर बरसेंगे बादल। तो तमिलनाडु और पुडुचेरी का हाल ऐसा रहने वाला है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर नजर डालते हैं, जहां पर कहीं कहीं बरसात का अनुमान लगाया गया है। इसके साथ ही बड़ी खबर में अगली बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां पर इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना हिमाचल प्रदेश में लगाई गई है। इसके साथ ही दक्षिण कर्नाटक पे नजर डालते हैं, जहां पर भीतरी हिस्सों में वर्षा के आसार जताए गए हैं। ये हुई 5 बड़ी खबरें। अब बात करेंगे मौसम अलर्ट की। मौसम अलर्ट में हम जानते हैं किन राज्यों को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है, कहां आपको सावधान रहना है, किन राज्यों को लेकर चेतावनी जारी की गई है और किस राज्यों को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। मेरे पीछे भारत का नक्शा आप देख रहे हैं। अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है। सबसे पहले नजर डालते हैं, नजर बनाए रखें राज्यों पर, जहां पर तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, पुडुचेरी, तमिलनाडु और रायलसीमा केरल की अगर हम बात करें तो इन क्षेत्रों पर आपको नजर बना के रखनी है। यहाँ पर मूसलाधार बारिश के अनुमान जताए गए हैं। तेज हवाएं भी चल सकती हैं। साथ ही साथ तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ पर भी आपको नजर बना के रखनी है, और यहाँ पर मूसलाधार बारिश के साथ साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बाकी राज्यों को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। मौसम पूर्वानुमान की बात करते हैं, यानी कि आने वाले 24 से 48 घंटों में कहाँ कम बरसेंगे बादल, कहाँ ज्यादा बरसेंगे बादल। सबसे पहले डालते हैं लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश है। साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर नजर डालिए तो यहाँ पर भी कहीं कहीं बारिश होने के अनुमान जताए गए हैं। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर आने वाले 24 से 48 घंटों में बारिश होने के कोई भी अनुमान नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर भी आने वाले 24 घंटे के अंदर कोई बरसात होने की उम्मीद नहीं जताई गई है। ये मौसम पूर्वानुमान इन राज्यों को लेकर है। आगे बढ़ते हैं, जहां पर असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम पर नजर डालिए, अरुणाचल प्रदेश पर नजर डालते हैं तो यहाँ पर इन राज्यों के अंदर कुछ कुछ इलाकों में कहीं कहीं बारिश होने के अनुमान जताए गए हैं। साथ ही साथ बिहार, झारखंड, उड़ीसा, गांगे पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं बारिश होने के अनुमान है, लेकिन मणिपुर, मिजोरम के अंदर यहाँ पर बरसात होने की उम्मीद नहीं जताई गई है। नजर डालते हैं दक्षिण भारत पर, जहां पर तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक और साथ ही साथ तटीय कर्नाटक की बात करें या लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ पर भी कहीं कहीं बारिश होने के अनुमान जताए गए हैं। बाकी राज्यों की बात करें तो वहाँ पर बरसात होने की उम्मीद नहीं जताई गई है। मैदानी इलाकों में डालते हैं, जहाँ पर पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, यहाँ पर बारिश होने के अनुमान नहीं है। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश बरसात नहीं है। विदर्भ में बरसात नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बारिश होने के अनुमान जताए गए हैं। साथ ही साथ कोंकण और गोवा पर नजर डालिए, यहाँ पर भी कहीं कहीं बारिश होने का अनुमान है। कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात, दमन और दीव, इन राज्यों के अंदर कोई बरसात होने की उम्मीद नहीं जताई गई है। बात करते हैं मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटे में कहां कहां बारिश देखने को मिली है, नजर डालते हैं। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, इन राज्यों की बात करें तो यहां पर पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। साथ ही साथ दक्षिण भारत में तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी की बात करें या लक्षद्वीप की बात करें तो पिछले 24 घंटे में यहाँ पर बारिश देखने को मिली है। छत्तीसगढ़ की बात करें पिछले 24 घंटे में मौसम की चाल के अंदर, यानी कि पिछले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में भी बारिश देखने को मिली है। मौसम खबर में तमाम जानकारियां और भी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक लिए। कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर
सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे हम कि देश के अलग अलग राज्यों में तापमान का हाल कैसा रहा, किस राज्य में अधिकतम तापमान क्या दर्ज किया गया, कहां पर न्यूनतम तापमान का हाल कैसा रहा। चलिए बात करते हैं वायु गुणवत्ता की। तो वायु गुणवत्ता के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। अधिकतम तापमान यहाँ पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान हिमाचल प्रदेश के अंदर कुछ इस प्रकार से जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अधिकतम तापमान के अंदर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की, जहां पर अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान की स्थिति भी कुछ इस प्रकार से है जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे थे। आगे बढ़ते हैं जहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों पर नजर डालते हैं असम और मेघालय की। यहाँ पर अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान की स्थिति कुछ इस प्रकार से रही है। उड़ीसा पर नजर डालते हैं, यहाँ पर अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो उड़ीसा के अंदर अधिकतम तापमान की स्थिति कुछ इस प्रकार से रही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तटीय आंध्र प्रदेश की, जहां पर अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान की स्थिति कुछ इस प्रकार से रही है। अब बात करते हैं देश में सबसे अधिक तापमान कच्छ सौराष्ट्र के वेरावल में दर्ज किया गया, जो कि 37.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान के बाद अब बात करेंगे हम न्यूनतम तापमान की। तो न्यूनतम तापमान में लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की अगर हम बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली की। तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान रहा वो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो झारखंड पर नजर डालते हैं, जहाँ पर न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो न्यूनतम तापमान झारखंड में कुछ इस प्रकार से रहा है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं न्यूनतम तापमान अगले राज्य के बारे में, जहां पर उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान की स्थिति रही वो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज की गई है। इसके साथ ही न्यूनतम तापमान में आगे बढ़ते हैं तेलंगाना, रायलसीमा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान की स्थिति 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज की गई है। ये हुई न्यूनतम तापमान की बात। अब नज़र डालते हैं अगला राज्य, जहां पर सबसे कम तापमान मध्य महाराष्ट्र के जलगांव में दर्ज किया गया, जो कि 10.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही देश के अन्य राज्यों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही है, एक बार उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। और देश के अलग अलग राज्यों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति रही वो आपके साथ हमने साझा करा। मौसम खबर में और भी तमाम जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान।
जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में हम बात करेंगे वायु गुणवत्ता के बारे में, जहां हम जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु गुणवत्ता का हाल किस श्रेणी में दर्ज किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के वायु गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले वायु गुणवत्ता में हम बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, जहां पर गुणवत्ता सूचकांक 333 दर्ज किया गया है, जो कि थोड़े से खराब की स्थिति में इसकी श्रेणी दर्ज की गई है। पुणे की बात करते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 214 दर्ज किया गया। यहाँ की जो हवा है वो भी थोड़े से खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है। इसके बाद बात करते हैं मुंबई की, जहाँ पर गुणवत्ता सूचकांक 306 दर्ज किया गया, यानी यहाँ की हवा खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है। मुंबई के बाद बात करते हैं कोलकाता की, गुणवत्ता सूचकांक 321 दर्ज किया गया। यहाँ भी जो हवा की गुणवत्ता रही वो खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है। इसके साथ ही लखनऊ पे नजर डालते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 382 दर्ज किया गया। यहाँ की लखनऊ की हवा भी खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है। इसके बाद बात करते हैं पटना की, गुणवत्ता सूचकांक 259 दर्ज किया गया है, यानी यहाँ की जो हवा है वो थोड़ी सी खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है। पटना के बाद हैदराबाद नजर डालते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 139 दर्ज किया गया है, यानी यहाँ की जो हवा है वो संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। पटना के बाद अहमदाबाद नजर डालिए, गुणवत्ता सूचकांक 166 दर्ज किया गया, यानी अहमदाबाद की हवा जो रही वो संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। वायु गुणवत्ता के बाद हम बात करेंगे पराली प्रबंधन की। वायु गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए पराली प्रबंधन करना बेहद आवश्यक है। पराली प्रबंधन कैसे करें, कैसे करना चाहिए और ये क्या है, इस पर नजर डालेंगे। लेकिन पराली जलाने से मिट्टी की उर्वरता पे भी असर पड़ता है और साथ ही साथ वायु प्रदूषण भी फैलता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। तो पराली प्रबंधन कैसे करें और इसके क्या उपाय हैं, एक बार नजर डाल लेते हैं। खरीफ की फसल धान की कटाई के बाद खेत में बचे फसल अवशेष को पराली कहते हैं। भारत में हर साल तकरीबन 388 मिलियन टन फसल अवशेष का उत्पादन होता है। कुल फसल अवशेष का तकरीबन 27% गेहूं का अवशेष और 51% धान का अवशेष बाकी दूसरे फसलों के अवशेष होते हैं। गेहूं और दूसरी फसलों से मिले अवशेषों को चार में पशुओं को खिलाने के काम में लाया जाता है। लेकिन धान की फसल या भूसे में ऑक्सजेलिक अम्ल और सिलिका की मात्रा ज्यादा होने के कारण इसके पुआल को पशुओं को नहीं खिलाया जाता। ऐसे में किसान इन अवशेषों को जला देते हैं ताकि वे अपने खेतों में नई फसल लगा सकें। लेकिन पराली जलाने से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। पर्यावरण तो दूषित होता ही है, साथ ही सर्दी के मौसम में देश के कई राज्य पराली जलने से धुंध की समस्या से भी परेशान होते हैं। धान की पराली जलाने से विभिन्न जहरीली गैसें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बेंजीन, नाइट्रस ऑक्साइड और एरोसोल निकलकर वायुमंडल की साफ हवा में मिलकर उसे प्रदूषित करती है। ये जहरीली गैसें वातावरण में फैलकर जीवों में विभिन्न घातक बीमारियों जैसे त्वचा की बीमारियां, आँखों की बीमारियां, सांस व फेफड़ों की बीमारियां, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां फैलाती हैं। ऐसे में पराली प्रबंधन करना बेहद जरूरी हो जाता है। किसान कृषि विशेषज्ञों के अनुसार पराली का उपयोग बेहतर खाद तैयार कर फसल उपजाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से किसानों को यूरिया डालने की आवश्यकता भी खत्म होगी, जिससे किसान का पैसा बचेगा और उसे हर समय खाद खेत पर ही उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही पशु चारे के रूप में भी पराली का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा धान के पुआल से प्रचुर मात्रा में बायोगैस का उत्पादन किया जा सकता है। ये बायोगैस वाहनों में सीएनजी के स्थान पर इस्तेमाल किया जा सकता है। सरकार की ओर से बायोगैस उत्पादन पर विभिन्न सब्सिडी भी मुहैया कराई जा रही है। इसके अलावा धान के पुआल का इस्तेमाल बिजली उत्पादन के लिए भी किया जा सकता है। बायोगैस आधारित बिजली संयंत्रों को बढ़ावा देने के लिए सरकार विभिन्न प्रोत्साहित योजनाएं भी चला रही है, जिसका लाभ हमारे किसान भाई उठा सकते हैं और पराली प्रबंधन कर विभिन्न प्रकार की समस्याओं से छुटकारा भी पा सकते हैं। तो पराली प्रबंधन बेहद आवश्यक है अपने वातावरण को सुचारू रूप से चलाने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी कि जानेंगे हम भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आने वाले 4 दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है, वहां पर बारिश होगी या नहीं, या तापमान कैसा रहेगा। इन सभी चीज़ों पर नजर डालेंगे इन पर्यटन पूर्वानुमान में।
तो पर्यटन पूर्वानुमान में सबसे पहले हम बात करेंगे आज उत्तराखंड के देहरादून की, जहां पर शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार यानी आने वाले चारों ही दिन यहां पर तेज धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो चारों दिन में 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 13 डिग्री सेल्सियस से लेकर 14 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान देहरादून में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। तो उत्तराखंड के देहरादून अगर घूमने की आप तैयारी कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से मौसम के लिए तैयार रहिए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की अगर हम बात करें, शुक्रवार को यहाँ पर तेज धूप के साथ हल्की फुल्की धूप के साथ हल्की फुल्की बादल भी छाए रहेंगे, लेकिन शनिवार, रविवार, सोमवार को 3 दिन यहाँ पर तेज धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 19 डिग्री सेल्सियस से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान श्रीनगर में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 3 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। राजस्थान के जोधपुर की बात करते हैं, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार आने वाले चारों ही दिन यहाँ पर तेज धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 19 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान जोधपुर में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। तो जोधपुर घूमने की अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से मौसम के लिए तैयार रहिए। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की बात करते हैं, जहां पर शुक्रवार, शनिवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप भी खिलती हुई नजर आ सकती है, लेकिन रविवार और सोमवार को यहां पर तेज धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान जलपाईगुड़ी में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। इसके बाद महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर नजर डालते हैं, जहां पर शुक्रवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप भी खिलती हुई नजर आ सकती है, लेकिन शनिवार और रविवार को हल्की फुल्की धुंध छाई रहेगी। सोमवार को तेज धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 16 डिग्री सेल्सियस से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में महाबलेश्वर में जा सकता है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी की बात करते हैं, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों ही दिन यहाँ पर हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान कन्याकुमारी में जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 26 डिग्री सेल्सियस से लेकर चारों ही दिन 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान कन्याकुमारी में आने वाले 4 दिनों में बना रह सकता है। इसके साथ ही बात करते हैं मध्य प्रदेश के सांची की, तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों ही दिन यहाँ पर तेज धूप खिलते हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो सांची में 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 14 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान सांची में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। तो सांची घूमने की अगर तैयारी कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से मौसम के लिए तैयार रहिए। मेघालय के शिलोंग की बात करते हैं, जहाँ पर शुक्रवार और शनिवार बारिश होने के आसार जताए गए हैं, लेकिन रविवार और सोमवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप भी खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान शिलोंग में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 11 डिग्री सेल्सियस से लेकर 13 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान शिलोंग में आने वाले 4 दिनों में देखा जा सकता है। गोवा के पणजी की बात करते हैं, शुक्रवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप भी खिलती हुई नजर आ सकती है। शनिवार, रविवार, सोमवार तीनों ही दिन यहाँ पर तेज धूप खिलती हुई नजर आएगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास चारों ही दिन अधिकतम तापमान पणजी में रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान पणजी में आने वाले 4 दिनों में रह सकता है। तो पणजी घूमने की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार से मौसम के लिए तैयार रहिए। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की बात करते हैं, जहाँ पर शुक्रवार, शनिवार, रविवार शुरुआत के 3 दिन हल्के फुल्के यहाँ पर बारिश देखने को मिल सकती है। सोमवार की बात करें तो हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे और हल्की फुल्की धूप भी खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो विजयवाड़ा में 31 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। पर्यटन पूर्वानुमान के बाद अब बात करेंगे हम खेती किसानी की। तो इस समय कई राज्यों के अंदर कई फसलों की बुआई और कटाई का समय चल रहा है। अब ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से आप अपनी फसलों की और खेती की देखभाल करते हैं तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं, साथ ही साथ अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। आज गुजरात और राजस्थान के किसानों को लेकर कृषि विशेषज्ञों की सलाह क्या है, आइए नजर डाल लेते हैं। गुजरात के किसान मौसम साफ देखकर खरीफ फसल की कटाई कर लें।
कटाई से 10 से 15 दिन पहले क्यारी से पानी निकाल लें। साथ ही कटाई के बाद फसल को अच्छी तरह सुखाकर भंडारित करें। रबी फसल के लिए खेत की जुताई कर लें। रबी दलहन जैसे मूंग और चना की बुआई की जा सकती है। गुजरात के किसान गन्ने की फसल की नई रोपाई के लिए खेत तैयार करें। रोपाई से पूर्व खेत की गहरी जुताई और मिट्टी को समतल कर लें। यहाँ के किसान अक्टूबर से फरवरी के बीच गन्ने के पौधों की रोपाई करें। बात करें राजस्थान की, तो यहाँ के किसान नवंबर के प्रथम सप्ताह से गेहूं की बुआई कर सकते हैं। यहाँ के किसान गेहूं की उन्नत किस्में राज 1482, राज 3077, राज 3777, राज 4037, GW11 और KRL 213 का चुनाव करें। राजस्थान में अभी के समय सरसों की बुआई की जा सकती है। अच्छी उपज हासिल करने के लिए किसान DRMRIJ 31, पूसा सरसों 30, पूसा सरसों 27 और YSH 0401 का चुनाव करें। इसके अलावा यहाँ के किसान मेथी की बुआई जारी रखें। चलिए बात करेंगे आज की फसल की। तो इस समय ठंड का मौसम शुरुआत हो चुकी है। ठंड के मौसम में आप पत्तेदार सब्जियों की बुआई कर सकते हैं। पत्तेदार सब्जियों में हरी प्याज की बुआई आप पूसा 100 किस्म का लगा सकते हैं। अब हरे पत्ते प्याज की फसल कैसे लगानी है, किस प्रकार की मिट्टी का प्रयोग करना है, कितना पानी देना है, कितना उसकी देखभाल करनी है, आइए नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। ये समय हरी प्याज की पूसा सौम्या किस्म की बुआई के लिए एकदम अनुकूल है। इसकी बुआई के लिए किसान सबसे पहले खेतों को जोतकर तैयार कर लें। खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें। 1 हेक्टेयर खेत के लिए करीब 10 से 12 किलो बीज काफी रहते हैं। उर्वरक की बात करें तो अच्छी फसल के लिए 1 हेक्टेयर खेत में 150 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाशियम युक्त उर्वरक का इस्तेमाल करें। बुआई के समय पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। अच्छी फसल के लिए बुआई के तुरंत बाद फसल में सिंचाई करें। इसके बाद हर 10 से 12 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई जरूर करें। हरी प्याज में थ्रिप्स कीट के हमले का खतरा रहता है। थ्रिप्स की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रहे, दवा का छिड़काव सिर्फ कीट प्रभावित जगह पर ही करें। उन्नत किस्म पूसा सौम्या लगाने से किसान अच्छी उपज ले सकते हैं। 1 हेक्टेयर में इस किस्म की 250 क्विंटल फसल ली जा सकती है। ये किस्म उत्तर भारत में लगाने के लिए काफी अच्छी है। पूसा सौम्या की खेती उत्तर भारत में दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में की जा सकती है। तो अच्छी पैदावार लेने के लिए आप कृषि विशेषज्ञों की सलाह से और दिखाई गई तमाम जानकारियों के अनुसार अगर अपनी खेतीबाड़ी करते हैं तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर आप DD किसान के YouTube चैनल पर पहुँचकर मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर देख सकते हैं। आशा करते हैं कि मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियां आपके काम आ रही होगी और उनसे आपको मदद भी मिल रही होगी। मौसम खबर के आज इस प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।